न्यायमूर्ति बी.आर. गवई सीजेआई बन गए। शपथ ले ली उन्होंने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे बी.आर. गवई और 7 महीने का उनका कार्यकाल होगा। चलिए वापस डिबेट में लौटते हैं। सारे मेहमानों को पैनल पर लेकर आया जाए। भारत नए एक तरह से इजराइल की नीति पर चलने वाला एक जो पॉलिसी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। माथुर सर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जो दिख रहे हैं। रमन हमारे साथ जोड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। रमन, आपका भी स्वागत है। दर्शकों आपका भी स्वागत है। लेकिन दो बात में सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहे। दो बात मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं जो मेरे दिल की बात है, वो ये है कि पाकिस्तान जो बना, और काफ़ी अनुभवी हैं माथुर सर और मनोज सर, काफ़ी सीनियर हैं, सर्व किया उन्होंने, वो जानते हैं जो पाकिस्तान का नर्व है उसको समझते हैं, उनको अच्छी तरीके से वो जानते हैं। तो पाकिस्तान जो बना दर्शकों, कैसे बना? पाकिस्तान नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत को तोड़ के बनाया गया। और जैसे ही पाकिस्तान बना 1947 में 47-48 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। सबसे पहले कबायलियों को घुसवाया और जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। उसके बाद फिर 65 में जंग छेड़ी, फिर 71 में जंग छेड़ी, उसके बाद फिर 1999 में जंग छेड़ी। और इस दरमियान तो प्रॉक्सी वॉर तो लगातार चलते रहे, चाहे वो आतंकियों की फौज भेजनी रही हो, चाहे वो घुसपैठ कराना रहा हो, ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन आप इसमें एक बात देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमने बार बार पाकिस्तान से समझौता करने की कोशिश की। हमने बार बार ये समझा कि पाकिस्तान बदल जाएगा, पाकिस्तान को मौका देना चाहिए। 1947-48 के बाद से ही हमें यह समझ जाना चाहिए था, हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जो धर्मांध और नफरत के आधार पर बना एक मुल्क है, जो भारत के खिलाफ नफरत के आधार पर तैयार हुआ एक मुल्क है, वो कभी भारत की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता, या उसकी मित्रता कभी भारत से नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की तासीर अलग अलग थी। एक कट्टरवाद पर बना मुल्क और एक सेक्युलर मुल्क। आप मुझे बताइए, क्या आपको कहीं से भी ये समानता दिखती है कि दोनों देशों में कोई मित्रता हो सकती है? एक कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने वाला देश, एक सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चलने वाला देश, कहीं से कोई रिलेशन दोनों मुल्कों में नहीं है कि दोस्ती हो जाए। लेकिन फिर भी आप देखिए, मैं माथुर सर आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं भारत की इस नई नीति, इजराइल वाली नीति पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। क्या हमने बहुत देर कर दी पाकिस्तान को समझने में, पाकिस्तान के खिलाफ नीति बनाने में? जो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिस इजराइल नीति की बात कर रहे हैं, क्या हमें इसे 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में, लेट 90s में नहीं इसको डिप्लॉय कर देना चाहिए था? तो शायद आज की तस्वीर कुछ और होती, और पाकिस्तान की हकीकत, जो पाकिस्तान आज कंगाली और बदहाली के तौर से गुजर रहा है, वो और टूट चुका होता और न्यूक्लियर पावर भी नहीं होता। मैं इतना विश्वास कर सकता हूं। विवेक, देखिए, माफी के साथ में एक दो चीज जो आपने इतना बढ़िया ओपनिंग इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही शानदार, उसमें दो चीजें मैं आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, बोलिए ना सर। पहला तो हमने कहीं ना कहीं ये कहा, अब मेरे को मालूम है ये इट वाज नॉट मेंट, आपने कहा कि उन्होंने 47-48 में कबायली भेजे, फिर 65 में हमला किया। ये गलत है। 47-48 में पाकिस्तान की आर्मी ने हमला किया था कबायलियों के भेष में। तो ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि 47-48 से ही पाकिस्तान की जो 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 नापाक आर्मी है वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती आ रही है, और वो बाकायदा पाकिस्तान आर्मी का हमला था, और इट वाज द फर्स्ट इंडो पाक वॉर। दूसरी बात, हमने कहा कि अब पाकिस्तान ने हमको देखा। पाकिस्तान ने नहीं देखा, दुनिया ने देखा विवेक। पूरी दुनिया देख रही है आज भारत की तरफ, पूरी दुनिया। अब आपका प्रश्न, ये लेट, क्योंकि देखिए जितनी भी जो जो हमारी पॉलिसीज होती हैं वो तमाम कई सर्कमस्टेंसेस के ऊपर निर्भर करती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करती हैं। मैं हालांकि मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर हमने पहले से ही कड़ा रुख अपनाया होता तो शायद पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता, और भी और कुछ हो सकता था। लेकिन शायद कोई पॉलिटिकल इंटरनेशनल कंपल्शंस रहे हों उसकी वजह से, और हम लोग ये सोचते रहे, ये उनको विश्वास में करते रहे कि हम वो शायद हमारे साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे और हम दोनों मिलकर के प्रॉस्पेरिटी करेंगे। अगर आपको याद हो तो शुरुआती दिनों में गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी मुख्य अतिथि पाकिस्तान के जो जो
प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर जो भी थे वो आए थे। तो मेरा मतलब ये है कि हमने प्रयास किया सदैव कि पाकिस्तान के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो राष्ट्र जिसको कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि वो राष्ट्र जो झूठ की बुनियाद पे बना, जो धर्मांधता की बुनियाद पे बना, जो रेडिकल माइंडसेट की वायलेंस के आधार पर बना, उस राष्ट्र का सुधरना मुश्किल था और ये हमने बहुत उनको समय दिया। अब पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, नहीं समझोगे एयर स्ट्राइक होगी, नहीं समझोगे मिसाइल स्ट्राइक होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जल्दी से कर्नल मनोज कुमार के पास जा रहे हैं, उसके बाद रमन आपके पास आ रहे हैं अपडेट्स के लिए, क्योंकि एंटी टेरर ऑपरेशंस बहुत तेज कर दिए गए हैं घाटी में, यह भी जानकारी मिल रही है। कर्नल मनोज कुमार, क्या पाकिस्तान का सही इलाज यही है जो अब भारत ने अपनाया है, और क्या ये बहुत पहले अपनाया जाना चाहिए था? जैसे कि ये भी माथुर सर भी इस पर प्रकाश डाल रहे थे, हमें 80s में या 70s में ही इस रास्ते पर उतर जाना चाहिए था और पाकिस्तान के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए थी, ना कि शिमला समझौता और ट्रेड एग्रीमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा और इंडस वाटर ट्रीटी एंड ऑल दैट। देखिए, एक प्रोवर्ब है, चाइनीज प्रोवर्ब है, उसमें द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years बैक एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। कहने का मतलब मेरा है कि जो हुआ उसको थोड़ा सा बहुत सारी स्थितियां अलग थी, और अब जब मौका मिला है और जब स्थिति ऐसी बनी है तो हमने उस पर ऐसा एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है। देखिए, 2016 और 19 से भी कंपेयर करते बहुत लोग आज के इस टेरर पहलगाम वाले अटैक को। बहुत स्थितियां बदली हैं। जो पाकिस्तान 2016 में था, जो 19 में था, और जो भारत 16 और 19 में था, उससे बहुत स्थितियां बदली हैं। जो सामरिक स्थितियां भी बदली हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। तो इन सबके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी हुआ, और बहुत सारी आवाजें उठ रही है हमारे देश में कि हमें अभी रुकना नहीं चाहिए था, पीओके लेना चाहिए था। बहुत गलत है। जो हमारा एम है कि उन टारगेट्स को हमने हिट किया जो पहले दिन, हमारा एम तो पहले दिन ही वो क्लियर हो गया था, सफल हो गए थे हम लोग। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, वो तो केवल पाकिस्तान के हमले के खिलाफ हुई। दूसरा, अगर हमें वहां पर पीओके लेना है तो पीओके लेने के लिए हमें वहां जाके लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पीओके अपने आप ही अगर हमारे हाथ में आ रहा है बिना लड़े, तो उसका इंतजार करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। मेरी ये सोच है कि अभी थोड़े से देशवासियों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, और बिल्कुल हमारा अभी तो एम है कि हम इकोनॉमिकली और स्ट्रांग बने। इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जब बनेंगे, अभी तो 4th बनना है, फिर 3rd बनेंगे, तब जाके अपने आप ये सारी चीजें, स्थितियां बदलेंगी और मिलिटरीली भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ पहले, क्या देखिए, कई लोग, बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू जी को ब्लेम करते हैं फॉर व्हाटएवर, यूएन चले गए ऐसे। उस टाइम की उनकी स्थितियां कौन जानता है, परिस्थितियां अलग थी। जो उन्होंने डिसीजन लिया उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जो आज डिसीजन लिया गया उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और हम लोग को आज भी तहे दिल से अपने सैनिकों का धन्यवाद करना चाहिए, जिस बहादुरी से इन्होंने इस बार कार्रवाई की। इस बार जो कार्रवाई थी, हम बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया, कन्वेंशनली हम लड़े ही नहीं। और हमें मालूम है पाकिस्तान हमसे कन्वेंशनली लड़ नहीं सकता। कन्वेंशनली वो इतना वीक है, उसको मालूम है, इसीलिए तो उन्होंने वो 1000 कट्स वाली जो थ्योरी बनाई थी। तो अब जब कन्वेंशनली वो लड़ नहीं सकता और 1000 कट वो कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो स्थितियां अपने आप देखिए ना बदलेंगी। पाकिस्तान अपने आप विघटित होगा, जो हम बार बार कहते रहे। और वैसे भी हम अगर लड़के पाकिस्तान जीत भी ले तो हमें नहीं चाहिए वो ऐसे कट्टरपंथ वाले लोग, नहीं चाहिए वो हमें, वो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब नहीं चाहिए। हम अपने देश में जैसे हैं खुश हैं, हमें पड़ोसी अच्छा चाहिए बस। जी, पड़ोसी अच्छा चाहिए सर, ये तो बहुत बड़ी डिमांड कर दिया आपने। ये डिमांड 8 दशक से पूरी नहीं हो पाई। कई लोगों ने, नेहरू जी से लेकर वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक ने कोशिश कर ली, मनमोहन जी ने भी कोशिश कर ली। वो पड़ोसी अच्छा नहीं हो सकता सर। वो पड़ोसी ऐसा पड़ोसी है जो रेडिकल इस्लाम से पैदा हुआ है
और इतना ज्यादा रेडिकलाइज है कि वो अपने मदरसों में मुजाहिद बनाता है। मैंने एक इंटरव्यू चलवाया था, मैं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। मैंने एक इंटरव्यू चलवाया, एक इंटरव्यू कही, आप उसे बाइट कह लीजिए, जो पीओके से आया था, पाकिस्तान से आया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। उसमें एक आदमी कह रहा है कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, मदरसे की भी नहीं बात बता रहा हूं, सरकारी स्कूल में एक मौलाना आकर कहता है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, बहन बेटियों की इज्जत लुट गई, इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम लुट गया, इस्लाम को बचाना है, मुजाहिद बनो, उठो और जिहाद करो। ये 10वीं 11वीं के बच्चों को वहां पढ़ाया जा रहा है सर, और पूरे पाकिस्तान में ही पढ़ाया जा रहा है। कहां से आपको अच्छे पड़ोसी मिलेंगे जब पूरे पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप रेडिकलाइज होगी, धर्मांधता में पागल है, कट्टर इस्लाम के पीछे पागल है, तो फिर तो अच्छे पड़ोसी की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। वहां का आर्मी चीफ कहता है कि वो हिंदू मुल्क है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मामला है। बाकी आपने कहा कि भाई पहले के लीडर्स के सिचुएशन कुछ और रहे होंगे, मैं मानता हूं आपकी बात, हो सकता है पहले के लीडर्स के सिचुएशन कुछ और रहे होंगे, लेकिन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस करना कोई किसी सिचुएशन का मोहताज तो नहीं रहा होगा। शिमला समझौता अग्रीमेंट करना वॉर जीतने के बाद किसी समझौते का मोहताज तो नहीं रहा होगा। अगर उस समय की लीडरशिप की सिचुएशन कुछ और रहती तो चाइना को हमारी ज़मीन वापस कर देना चाहिए था, जो उसने 62 में कब्जाई हमारे लिए। उसकी पॉलिसी तो नहीं बदली, हम ही दिल दरिया लेकर क्यों चले और हमने अपनी ज़मीन लुटवा दी। तो ये आने वाले जनरेशन तो सवाल पूछेंगे सर। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास आए, पहले रमन के पास चल रहे हैं। रमन, घाटी से क्या खबर है आपके पास? आपको आवाज़ आ रही है तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल किस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं टेररिज्म को लेकर, और पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान में बैठे हुए उन आतंकी आकाओं को तो सजा दे दी है, लेकिन अभी भी पहलगांव के आतंकी जो उस आतंकी घटना के अंदर शामिल थे, आतंकी हमले में शामिल थे, वो अभी भी खुलेआम जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं। तो यही सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो अभी उन सभी जो विक्टिम्स फैमिली के लिए है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और इसीलिए अब जिसे कह रहे हैं कि जस्टिस अगर पूरी तरीके से सर्व करना है तो उन आतंकियों को भी उनके अंजाम तक जो है वो पहुँचाना होगा। पिछले 22 दिनों से लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से शोपियां में 3 लश्कर के जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया। तीनों लोकल थे। हालांकि इनका कोई सीधा संपर्क जो है वो पहलगांव के आतंकी हमले के साथ नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जो लश्कर का ही ऑफशूट है, टीआरएफ जिसने इस हमले की जो है वो जिम्मेवारी ली थी, उसी लश्कर के आतंकी थे या टीआरएफ के आतंकी थे? इन लोगों को भी उसके बारे में जानकारी। देखिए लश्कर और टीआरएफ दोनों एक ही है। मुखौटा जो है वो अलग अलग है। लश्कर ने अपना बचाव के लिए जो है वो दोनों हैं, इसलिए वो लश्कर के ही आतंकी माने जाएंगे, लेकिन उनका नाम क्योंकि टीआरएफ के नाम से जो है वो क्लेम किया गया था, इसीलिए बार बार उसका नाम जो है वो सामने आता है, लेकिन वो है लश्कर के ही आतंकी। तो अब उन आतंकवादियों की तलाश के लिए कल भी हमने देखा कि शोपियां में जगह जगह जो है वो पोस्टर लगाए गए और ये बताने की कोशिश की गई कि पब्लिक की जो है वो कहीं ना कहीं मदद चाहिए होगी इन आतंकियों को पहचान करने में, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हासिम मूसा की बात करें, अबू ताला की बात करें, आदिल हुसैन ठोकरे की बात करें, आशिफ शेख की बात करें, ये सभी आतंकी जो हैं वो कश्मीर में आम लोगों के साथ मिलते हुए रहते हुए अपने हथियारों को छुपा देते हैं, और जब अपनी भेष बदल के जो है वहां पर रहते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो इस तरीके से पहलगांव का जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है रमन, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं कि जब चाहते हो आतंकी बन जाते हैं, जब चाहते हो कश्मीरी बन जाते हैं। ये जो वेश बदलने वाला शेप शिफ्टर जिसको कहते हैं, बड़ा फेमस टर्म है एक शेप शिफ्टर, ये जिस तरह से शेप बदलते हैं, वेश बदलते हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है हमारे एजेंसीज के लिए, इनको ट्रैक डाउन करना, इनको एलिमिनेट करना। लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम में लगी हुई। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं रमन, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि एलओसी पर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया गया है। पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने का वीडियो सामने आया है। सीजफायर के बाद पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की थी, भारतीय सेना ने जवाब में पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया था। पाकिस्तान की चौकियों की तबाही का वीडियो जारी किया गया है। 10 मई को भारतीय सेना के एक्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए कैसे एक एक करके चौकियों को तबाह किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर अब जारी की गई है। पाकिस्तानी चौकियों से उठता धुआं पाकिस्तानियों को धुआं धुआं कर गया, और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन चौकियों पर एक्शन लिया गया, और उसकी तस्वीर जो है वो अब इंडियन आर्मी ने
जारी की है, बीएसएफ की तरफ से जारी की गई है, माना जा रहा है, क्योंकि फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ है और बीएसएफ की तरफ से जो एक्शन लिया गया पाकिस्तान की चौकी पर, पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह कर दी गई और धू धू करके जलता हुआ इलाका पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आर्मी का इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रिसाइज अटैक कैसे भारतीय जवानों ने किया पाकिस्तान की चौकी पर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधा चलेंगे रमन के पास। रमन, 10 मई को जब पूरा ये देश पूछ रहा था कि हमने सीज फायर क्यों किया, पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह कर दी गई। देखिए विवेक, ये निश्चित रूप में भारतीय सेना, क्योंकि आपने कहा बीएसएफ द्वारा ये जो है वो वीडियो रिलीज किया गया। मैं आपको बता दूं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वीडियो है जहां पर भारतीय सेना जो है वो कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल को करती है और भारतीय सेना के माध्यम से ही जो है वीडियो हमें मिला है, जिसमें भारतीय सेना ने क्या कुछ पराक्रम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखाया। क्योंकि वायुसेना ने जो कुछ किया वो पूरे देश ने देखा, लेकिन भारतीय सेना ने जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हुए पाकिस्तान के नापाक इरादों को किस तरीके से धुआं किया है, ये वो वीडियो है। अभी 16 चौकियों को उड़ाने का ये वीडियो जो है जारी हुआ है, लेकिन ये चौकियों की संख्या 50 से कम नहीं है, क्योंकि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, चाहे वो नौशहरा का, राजौरी का नौशहरा इलाका हो, अखनूर कोड़ी बक्कल का इलाका हो, या फिर जिस तरीके से पुंछ का इलाका जहां पर सिविलियंस को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया था, तो भारतीय सेना ने भी अपना दमखम दिखाते हुए, अपना पराक्रम दिखाते हुए उन चौकियों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जहां से लगातार भारतीय सेना और भारतीय नागरिकों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। देखिए, ये सीधे तौर पर अगर हम देखिए, ये वीडियो 10 तारीख का है, उस दिन का है जिस दिन दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई थी और एक सहमति बन गई थी कि दोनों देशों की तरफ से अब युद्ध विराम नहीं होगा, युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं होगा, किसी तरीके से कोई फायरिंग नहीं होगी। लेकिन उसके महज 2 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हैवी शेलिंग शुरू कर दी गई थी और उसके बाद भारतीय सेना ने उस नापाक हरकत का जवाब देते हुए ये 16 चौकियां एक उड़ाई हैं। इसके साथ साथ में राजौरी का इलाका जो है वहां पर भी कई चौकियां उड़ी हैं। तो कुल मिलाकर करीबन 45 से 50 ऐसी चौकियां पाकिस्तान की हैं जहां से भारतीय सेना को लगातार जो है वो खतरा महसूस हो रहा था, वहां से लगातार फायरिंग की जा रही थी, आर्टिलरी शेलिंग की जा रही थी। उन चौकियों को पूरी तरीके से विध्वंस करते हुए अपना पराक्रम जो है वो भारतीय सेना ने दिखाया है। और निश्चित रूप में एक तरफ से वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से कोहराम जो है वो पाकिस्तान और पीओके के अंदर मचाया, वही पराक्रम जो है वो भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में देखने को मिला है। बीएसएफ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को गार्ड करती है, उन्होंने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए हमने दिखाया था कि किस तरीके से सियालकोट के इलाके के अंदर जो लॉन्च पैड है उनको पूरी तरीके से तबाह किया। तो एक ऑपरेशन सिंदूर हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो डिफेंस पूरा हमारा भारत का, चाहे उसमें बीएसएफ हो, चाहे उसमें आर्मी हो, वायु सेना हो या नौसेना हो, सबका मिला जुला एक ऑपरेशन था जिसको एक बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो मिला है और पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए घुटने टेकने पर जो है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने मजबूर कर दिया। विवेक, बिल्कुल, डिफेंस फोर्सेस ने लोहा मनवाया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, जिसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया। यही डीजीएमओ का फोन हर बार आना चाहिए था, जब 26/11 हुआ, जब 93 के धमाके हुए, इससे पहले भी जब आतंकी हमला हुआ, तो भारत को इसी तरह से रिटेलिएट करना चाहिए था, इसी इंटेंसिटी के साथ ब्रह्मोस मारना चाहिए था, इसी इंटेंसिटी के साथ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने चाहिए थे और पाकिस्तान को धुआं कर देना चाहिए था। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत की नई नीति पर जो इजराइल की तरह नजर आती है कि हमने आपके घर के अंदर घुस के मारना है, जब आपने टेरर ऑपरेशन या टेररिज्म को आप भारत में अंजाम देंगे। संजीव जी, देखिए विवेक जी, ये जो भारत है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का बदला हुआ भारत है, नया भारत है और इस भारत का जो विजन है बहुत ही क्लियर है। हम विकसित भारत बनाने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेंगे, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करेंगे और इस राह में यदि कोई चुनौती आएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, उस चुनौती को सामने टिकने नहीं देंगे। और हमारा जो लक्ष्य है जाहिर है कि बहुत सकारात्मक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपना विजन जो लेआउट किया है वो हम सब उसके लिए समर्पित होकर अपना पूरा योगदान देंगे। लेकिन आतंकवादी अगर इस रास्ते में आएंगे तो उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ नेस्तनाबूद किया जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज का ये जो नया भारत है उसकी इमेज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अब ऐसी बन करके ही उभरी है कि ये राष्ट्र भी इजराइल की तरीके से कार्रवाई करता है, ये राष्ट्र भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह से कार्रवाई करता है। अन्य जो महाशक्तियां हैं, यूरोपीय महाशक्तियां जैसे आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं, जीरो टॉलरेंस का जिनका अप्रोच है, उसी तरीके का ये भारत है
और इसी तरह की कार्रवाई करेगा। और अभी आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो न्यू नॉर्मल की बात कही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो भविष्य में यदि पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध कोई आतंकी साजिश रची जाएगी, तो हम अपनी कार्रवाई को करने में आतंकियों की जो पनाहगार पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सेना और वहां की खुफिया एजेंसी है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और हमारी कार्रवाई और भी बड़ी होगी। विवेक जी, अभी तो हमने आतंक के ठिकानों को ही ध्वस्त किया है, आगे आने वाली कार्रवाइयों में उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी ध्वस्त होंगे और ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में उनको भी हम शामिल करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और उनके ऊपर अभी भी उनके अंदर थोड़ा बहुत भी बुद्धि बची हुई है, तो संभल जाएं और आतंकवाद के संबंध में जो भी भारत के खिलाफ मंसूबे हैं उसको हमेशा के लिए त्याग दें और यही उनके लिए अच्छा होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार सेट कर दिया है, नया न्यू नॉर्मल जिसको मैंने कहा, अब उन्होंने स्वयं इस शब्द का इस्तेमाल किया एक था। अमेरिका बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत हो रही है। क्या माथुर सर, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या अमेरिका वाकई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत को अमेरिकी प्रेशर में क्या आना चाहिए? देखिए, भारत किसी के प्रेशर में न कभी आया है न कभी आएगा। भारत की जो विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति स्वतंत्र है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं। अमेरिका की तरफ से अनेक ऐसे अवसर आए कि कुछ प्रेशर इत्यादि बनाने की जब भी कोशिश की गई, भारत उस प्रेशर में कभी नहीं आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल है हाल के वर्षों का। रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर आया कि हम रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर लें, वहां से ऑयल न खरीदें, उनके साथ अपने संबंधों को जो है रिव्यू करें, स्केल डाउन करें, इत्यादि इत्यादि। हमने अमेरिका के ऐसे किसी प्रेशर में और आने के बजाय रशिया के साथ अपने संबंधों को कई गुना बढ़ा लिया। ऑयल का जो इंपोर्ट है वो रशिया बीच में तो टॉप सप्लायर बन के उभरा, अभी भी टॉप सप्लायर के रूप में वो हमारे लिए है। ऑयल के संदर्भ में हमने जो रशिया से अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। रशिया और भारत के बीच की जो दोस्ती है अटूट है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और अमेरिका के दबाव में आकर के हम कभी भी नहीं झुके। उसी तरीके से जब राफेल फाइटर जेट्स को हमने एक्वायर किया तो अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर आया कि हमारे फाइटर जेट्स को आप खरीद लें और अन्य शक्तियां भी इसमें अपना दबाव डाल रही थी। रशिया की तरफ से भी बिडिंग की जा रही थी, लेकिन वहां पर भी हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाते हुए ना अमेरिका से खरीदा, ना रशिया से खरीदा, फ्रांस से खरीद लिया। देखिए, भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका इंटीग्रल पार्ट है। न भारत किसी दबाव में आकर कभी काम नहीं करता है। इंडिया इज टू बिग ए कंट्री टू बी एन एलाई ऑफ एनी पावर। हम लोग अपने आप में महाशक्ति हैं और हमारे ऊपर कोई दबाव डाल करके हमसे कोई काम नहीं करा सकता। ये बिल्कुल अमेरिका को भी बता दिया गया है और रशिया और सारी शक्तियां जानती हैं। हम पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, हम अलायंस का रिलेशनशिप हमारा अमेरिका के साथ नहीं है। और इस तरीके की कोई अगर जहां तक मीडिएशन इत्यादि का प्रश्न है, मैं आपके दर्शकों के लिए फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिमला समझौते, लाहौर डिक्लेरेशन में जो लिखित है कि बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व होंगे। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनका अपना विचार है, लेकिन भारत उनके द्वारा कही गई हर बात को अपने हिसाब से ट्रीट करेगा और भारत का निर्णय स्वयं होगा। यदि किसी को कोई शक है तो भारत के विदेश मंत्रालय के और रक्षा मंत्रालय के ब्रीफिंग के आधार पे उनको निर्णय लेना चाहिए, न कि राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट के आधार पर और उनके बयानों के आधार पे। तो ये अमेरिका जानता है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका जो इंटेंट है मुझे नहीं लगता कि कहीं से मीडिएशन का है। और दबाव में तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दबाव में तो हम कभी भी नहीं किसी के आते हैं और हमारे अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए। मेरा संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बड़बोलेपन के शिकार हैं, ये बात तो सही है। दूसरा ये कि जो अमेरिका की विदेश नीति है वो कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए वो नहीं बदलती है। आप भी इस बात को बेटर तरीके से समझते होंगे, आप बहुत सीनियर है मुझसे और मेरे जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं इंक्लूडिंग रमन भी बहुत दिन से डिफेंस कवर कर रहे हैं। नहीं, वो CIA की अपनी रणनीति है। वो चाहे जो बाइडन आ जाए, चाहे बराक ओबामा आ जाए, चाहे वो बिल क्लिंटन आ जाए, चाहे अब ट्रंप आ जाए, ट्रंप दोबारा आ जाए, CIA की पॉलिसी नहीं बदलेगी। उसको पता है उसको एशिया रीजन में क्या करना है, उसको पता है उसको साउथ एशिया रीजन में क्या करना है, उसको पता है उसको
एशियन पैसिफिक में क्या करना है, उसको पता है कि उसको रशिया के लिए क्या उसकी प्लानिंग से आगे 10, 20, 30 साल के लिए, नॉट इवन 5 इयर्स, उनकी प्लानिंग 20 साल 30 साल के लिए वही है। तो वो पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका का झुकाव है वो स्ट्रेटेजिक झुकाव है, और भारत ने भी सही लफ्जों में समझा दिया कि हमारी जो बातचीत पाकिस्तान के साथ होगी, चाहे अमेरिका पाकिस्तान का बाप कुछ भी कह ले, हमारी जो बातचीत होगी वो ये होगी कि पीओके कैसे वापस करोगे, उसका फॉर्मूला बताओ। इंडस वाटर ट्रीटी चालू नहीं करेंगे, वो होल्ड है, और उसको हम अपने हिसाब से चलाएंगे। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द रहेंगे, उसमें कोई मर्सी नहीं है। ट्रेड बिल्कुल जीरो रहेगा, उसमें कोई मर्सी नहीं है। और तो और भारत ने अमेरिका पर स्टील इंपोर्ट करने पर भारत में रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया 25% का। तो ये जो हमारा स्ट्राइक है और ये हमारी जो लाइन है वो ये है कि भारत तटस्थ रहा है हमेशा से। हमने कभी किसी गुट की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, हम लोग हमेशा गुट निरपेक्ष रहे, और उसी का नतीजा है कि आज जब पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो किसी भी देश ने भारत को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भारत ने हमेशा सब्र का परिचय दिया। लेकिन जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर भारत एक्शन लेता है। मैं माथुर सर आपका रुख करूंगा, इस पर जवाब चाहूंगा आपका, अमेरिका के लिए जो भारत की नीति है, लेकिन उससे पहले रमन कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। रमन, ओवर टू, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से भारत की तरफ से कड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान सरकार भी घुटने पर जो है वो नजर आई। और कल हम ख्वाजा आसिफ का एक बयान देख रहे थे, वो कह रहे थे कि पिछले 23-24 सालों से आतंकवाद से हमारा जो है वो नाता हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को वो जानकारी देते हैं, लेकिन अब उनका झूठ का पर्दाफाश एक और हो गया है, क्योंकि ग्लोबली जो डिक्लेयर आतंकी है अजहर मसूद, जिसके 14 परिवार के लोग जो हैं वो मरकज सुभान अल्लाह जो बहावलपुर के अंदर मरकज तैयबा क्वार्टर था, वहां पर जो हमारा पिन पॉइंट स्ट्राइक हुआ था उसमें मारे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा जो है वो हाफिज सईद का है, वो मुरीदके में है। ये मरकज सुभान अल्लाह है, के अंदर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जिसे हमने ध्वस्त किया था। हाँ, उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी, जो सीधे तौर पर जैश मोहम्मद के चीफ जो हैं मौलाना मसूद अजहर के साथ जो है ताल्लुकात रखते थे। अब पाकिस्तान सरकार ने उनके एक तरह से हम कहेंगे कि मुआवजे के तौर पर मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपया देने का ऐलान जो है वो किया है। साथ ही साथ में जो मरकज सुभान अल्लाह की जो बिल्डिंग पूरी तरीके से भारत ने तबाह की है, उसको भी तैयार करने का जिम्मा जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने लिया है। तो ये दोहरा रवैया एक बार फिर पाकिस्तान का जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि आतंकवाद को जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले 35-40 सालों से लगातार पालता रहा, पोसता रहा, भारत के खिलाफ जिहाद करता रहा, अब भारत की इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद भी एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ जो है इस बात को कह रहे हैं कि हमने पिछले 25 साल पहले जो है, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं रमन, कि करोड़ों रुपए बांटने का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि IMF को एक चश्मा लगा लेना चाहिए, काला चश्मा, जिसके आर पार ना दिखे, और IMF को अपने कान भी बंद कर लेने चाहिए, और IMF को यह नहीं देखना चाहिए कि उसके जो $2.5 बिलियन है जो पाकिस्तान को एक किश्त की तरह दिया गया है, वो कहां जा रहे हैं। तो IMF इसे ना देखे, आंखें बंद कर ले, तो ही बेहतर होगा। जब आतंकियों को करोड़ों रुपए वहां पर बांटे जाएंगे और IMF ये तमाशा देखेगा, अगर इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ तो फिर पाकिस्तान सबक सीखेगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं डंके की चोट पर कह देना चाहता हूं। माथुर सर, आपका रिएक्शन ये, लेकिन मैं इस पर भी चाहूंगा आपका जवाब। ये IMF ने जो अभी खेल किया है $2.5 बिलियन का, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। पहली बात तो जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत की विदेश नीति बिल्कुल साफ है, और मैं थोड़ा सा आपसे इसमें अलग विचार रखता हूं। हम गुट निरपेक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इट इज नॉट नॉन अलाइन, इट इज ऑल अलाइन। हम सबके साथ हैं, सबके साथ हैं, जो हमारे साथ करने के लिए तैयार है हम उसके साथ हैं। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जुलाई 23 में वो मॉस्को जाते हैं, अगस्त 24 में वो कीव जाते हैं, और उसके बाद फ्रांस जाते हैं। और भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जो मॉस्को से भी व्यापारिक संबंध उनके बहुत प्रगाढ़ हैं, उनके व्यापारिक संबंध चीन से भी हैं, ईरान से भी हैं, इजराइल से भी हैं, और अमेरिका से भी हैं, और फ्रांस से भी हैं। तो ये बात, हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो ये बिल्कुल, कल भी मैंने पूरा
पूरे सही तरीके से इसको क्लैरिफाई करने का प्रयास किया था कि हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। दबाव इसलिए, और ट्रंप साहब के पुराने मैसेजेस को भी आप देख लीजिए, उन्होंने जब कहा था कि मेरे कोई लेना देना नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो रहा है, उनके उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट। तो ये बात जो है उसकी कोई वजह है, उस वजह को बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी के दबाव में भारतवर्ष नहीं है, अन्यथा भारतवर्ष ईरान से और रूस से कोई मैत्री संबंध प्रगाढ़ नहीं रख सकता था, ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरी जो चीज है वो, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, देखिए पाकिस्तान क्यों कर रहा है, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है, मैंने 3-4 दिन पहले भी ये बात कही थी कि अब जो है दबाव पाकिस्तान के ऊपर कहां से आएगा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव उन टेररिस्ट से आएगा जो अभी जीवित है, मौलाना मसूद अजहर के जैसे, और वो उन पे कहेंगे कि भाई हमने हमारे 100 आदमी आप लोगों ने मरवा दिए, उनका क्या, उसका हमारे को कैसे, और इंडिया से आप लड़े नहीं, तो उसका तो वो दबाव है। और उस दबाव के चलते पाकिस्तान ने इतना इतना बड़ा रकम जो है उसको आतंकवाद को दे दी है। और ये बात आप मान लें कि ये बात देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, आईएमएफ भी देख रहा है, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं। उसकी वजह है कि उनका अपना, ये देखिए, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होते हैं। अमेरिका का इसमें क्या इंटरेस्ट है वो हमें समझने की आवश्यकता है, और उसी वजह से वो पाकिस्तान को बढ़ाए जा रहे। वो नहीं चाहते अमेरिका कि पूरी तरह से चाइना की गोद में जाकर के पाकिस्तान बैठ जाए, और एक इतना बड़ा जो एवेन्यू है जो कि उसको कहीं ना कहीं रूस और चीन दोनों के को काउंटर करने के लिए उस लैंड मास की शायद जरूरत पड़े आने वाले समय में। और ऐसे समय में जबकि कहीं भारत अपनी ताकत के साथ अपने अकेला खड़ा रहे, तो ऐसे समय में उसको शायद पाकिस्तान की आवश्यकता पड़े, बांग्लादेश की आवश्यकता पड़े। इसीलिए वहां पर जो हालात बन रहे हैं, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भी अमेरिका की डीप स्टेट के एक्शन से हुआ था। तो ये अपने इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन ये जो हुआ है, इसका संज्ञान मुझे पूरा यकीन है कि आईएमएफ लेगा, और कोई ना कोई मैसेज पाकिस्तान के पास जरूर जाएगा। और ये हमको भी सब, और हमको नाउ वी नीड टू एक्सपोज दैट। वैसे कि एक्सपोज करने की आवश्यकता है नहीं, वो तो पूरी तरह से आतंकवाद के उसमें पूरी तरह से पूरे घुसे हुए हैं, झुके हुए हैं आतंकवाद के सामने, और उनकी सेना आतंकवादी है। जब सेना आतंकवादी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर शॉक्स। तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, आईएमएफ को सर, आईएमएफ को ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत सीरियस पॉइंट भी है। मैं कर्नल साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा। मैं संजीव सर इसके बाद आ रहा हूँ, कर्नल साहब का एक रिएक्शन ले लूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग और सीरियस पॉइंट है। इंटरेस्टिंग और सीरियस पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप यूएस, जापान और चाइना को मिला दें तो 30% से ज़्यादा स्टेक रखते हैं वो आईएमएफ में। यूएस और चाइना को मिला दें तो लगभग 23-24% का स्टेक रखते हैं आईएमएफ में। तो यूएस और चाइना के परमिशन के बगैर आईएमएफ का कोई भी बेल आउट पैकेज किसी देश को रिलीज हो ही नहीं सकता। तो क्या इनडायरेक्टली यूएस टेररिस्टों को फंड नहीं कर रहा है? ये पॉइंट मैं उठाना चाहता हूं। अब बताइए यूएस फंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर वो पैसे वो मसूद अजहर के अलाइज को जा रहे हैं, हाफिज सईद के अलाइज को जा रहे हैं, जिसको शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया है, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान कोई कमा रहा है क्या? दिवालिया होने की कगार पर देश खड़ा है, खाने को पैसे नहीं है, आईएमएफ से लोन लेकर जिंदगी बिता रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में लोन की अर्जी लगाई हुई है, और आतंकियों को करोड़ों रुपए बांट रहे हैं, और यूएस इसे चुपचाप देखेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति है क्या? कर्नल साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद संजीव सर आ रहा हूं आपके पास। कर्नल साहब आपका माइक चेक कीजिएगा, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका का स्टेक 16% है, और जो कि बहुत बड़ा है। और उसी प्रकार जैसे आपने बताया, चाइना, अमेरिका और जापान, ये लोग बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। बात ये थी इस बार कि कहते 3 रीजंस थे ये इस बार, जो सो कॉल्ड जो प्रेशर पड़ा और पाकिस्तान दौड़ता हुआ आया सफेद झंडा लेकर। एक तो मिलिटरीली हमने उनको बहुत एग्रेसिवली हिट किया था, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर था, आईएमएफ में लोन की बातचीत चल रही थी इसी दौरान, और तीसरा डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी में जिस प्रकार से हमने पहल की थी। ये तीनों कारण थे जिसके कारण ये, और कहा जाता है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कि इकोनॉमिकल रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन था। उनको बताया गया कि तुम्हारा को बेल आउट तभी मिलेगा जब तुम सीज फायर के लिए तैयार होगे। और पाकिस्तान को ये भी मालूम है कि जितना उनको मिल रहा है उसका आधा भाग तो ऑलरेडी इस 3-4 दिनों की जंग में या जो भी तैयारियों में
खर्च कर चुके हैं, बताओ। तो उनको मिल क्या रहा है? खाली खाली झोला मिलने वाला है। उसके बाद भी उनकी स्थितियां और खराब हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात आपकी सही है कि अमेरिका भारत के विरोध के बावजूद बाकी देशों ने उसका संज्ञान नहीं लिया। हमने प्रूफ भी दिए कि वो टेररिज्म में संलिप्त है देश, फिर भी आईएमएफ का लोन उनको सैंक्शन हुआ। ये हमारे लिए एक शायद फेलियर था, लेकिन फिर भी अब जब हुआ है तो हुआ है। अब देखते हैं उसका उपयोग किस प्रकार से वो करता है। तो पहला उपयोग तो उन्होंने बताया, आपके रमन जी ने बता दिया कि उनको पहले तो जितने टेररिस्ट मरे हैं उनको बांटने में करेंगे, या आईएमएफ का बांटेंगे, फिर उनका मरकजों को फिर रिपेयर करेंगे, फिर नए मरकज बनाएंगे। तो काफी पैसा खर्च होने वाला, जनता को, उनके आवाम को कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा महसूस होता है जी। हाँ, फिर मरकज बनाएंगे, फिर मरकज में मुजाहिद बनाएंगे, सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि इनके मुजाहिद कुछ और होते हैं। फिर उससे जिहाद करवाएंगे, फिर कहेंगे कश्मीर जाओ, वहाँ इस्लाम खत्म हो गया, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत बचा लो, और इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, और फिर उसके बाद अपना टेररिज्म प्रोग्राम चलाएंगे। लेकिन भारत की तरफ से ठुकाई जारी रहेगी, पाकिस्तान को पता होना चाहिए। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास संजीव जी आऊँ, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं दर्शकों, भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पीएम मोदी की सख्त चेतावनी से पाकिस्तान तिलमिला गया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाले बयान से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान ने मोदी के बयान को उकसाने वाला बताया है। यूएन चार्टर के सिद्धांतों को चुनौती नहीं दे सकते, ये कह रहा है। ये मोदी ने कहा था हमें कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। मोदी ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता था। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो तो एक महत्वपूर्ण पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने का एक माध्यम है, और उसके माध्यम से भी पाकिस्तान को एक पेनिटिव एक्शन और इसके ऊपर कॉस्ट इंपोज की जा सकती है यदि आईएमएफ अपने पैसे को देना रोक दे। दूसरा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो आईएमएफ के पैसों का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो आईएमएफ को तो इसका संज्ञान लेना ही चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसका त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का जो नेटवर्क है उसका संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान को फिर से तुरंत ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए और उसको ब्लैक लिस्टेड करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो इसके लिए भी भारत अपने प्रयास करेगा, और इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान अब करने की, मरकज को बनाना और वहां पे फिर से आतंकी अड्डों को फिर से खड़ा करने का अगर कृत्य करता है, तो जाहिर है कि भारत उसके सारी एविडेंसेस एफएटीएफ को सौंपेगा, और जितना भी ये पैसे जहां कहीं भी ये ट्रांसफर होंगे उन सारी बातों को भी भारत, जो कि एफएटीएफ का एक अहम सदस्य है, वो वहां पर उठाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी मशक्कत के बाद वो किसी तरीके से रोग आकर के, अनुनय विनय करके वो एफएटीएफ से बाहर आए थे उसके ग्रे लिस्ट से, और फिर से उसके एफएटीएफ में जाने की संभावना दिखाई देती है। जो टीआरएफ है, टीआरएफ के बनाने के पीछे एफएटीएफ का ही डर था, क्योंकि लश्कर ए तोयबा इतना कुख्यात हो चुका था। एफएटीएफ की इतनी ज्यादा क्लोज वॉच लश्कर ए तोयबा जैसे मोहब्बत पे रहती थी कि वो अपने नाम से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से एफएटीएफ की नजरों से बचने के लिए उन्होंने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, टीआरएफ नामक जो ये आतंकी है संगठन है। अब उसको भी ग्लोबली डेजिग्नेट कराने के लिए हमारी सरकार की तरफ से मूव्स लिए जा रहे हैं, और उसको भी एक वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। और पहलगाम का जो एविडेंस है सारा कुछ, वो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखेंगे, और इस तरीके की जो बातें हैं, जो प्रमाण हैं, हम शेयर करेंगे। तो एफएटीएफ के माध्यम से भी हमें अपने जो है पाकिस्तान के ऊपर जो कॉस्ट को इम्पोज करने के, उसके आतंकी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए हमें अपने एक्शन लेना होगा, और जो भारत की सरकार लेने जा रही है। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता था वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अब हमारे जो आतंक के संबंध में नीति तो बहुत ही रोबस्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, एक वॉर जैसा उसे ट्रीट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि अब हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि जो हम आतंक के जो अनेक जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनके लगातार
उनके सर्च में रहें और लगातार, चाहे वो शांति काल हो चाहे वो युद्ध काल हो, हमें अपना एक एंटी टेरर जो ऑपरेशन है, जो रिस्पांस है, वो एक सस्टेन तरीके से करना है। और हम उनकी तलाश में रहें। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप जानते हैं कि वो समय समय पर अपनी जो स्ट्राइक्स हैं, जो एयर स्ट्राइक्स हैं और जो भी आतंकवाद विरोधी अभियान है, वो लगातार जारी रखता है। और जहां कहीं भी ये हाई वैल्यू टारगेट्स दिख जाते हैं, वो उनको एलिमिनेट करने से चूकता नहीं है। तो हमें अपने जो एंटी टेरर ऑपरेशन को लॉन्ग टर्म में भी सस्टेन तरीके से लगातार चलाना होगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और मेरा मानना है कि ये एक जो हमारा जो एंटी टेरर जो ऑपरेशन है, वो एक सस्टेन ऑपरेशन भी होना चाहिए। जिस तरीके से हम ताबूर हसन राणा को 17 मैं वर्षों इसी के की बाद बात, लाए, जब मैंने चर्चा की शुरुआत की, मैं इसी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था। ऐसा नहीं कि हमने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कभी ऑपरेशन नहीं चलाया, पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं किया, या पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को नहीं मारा। हमने मारा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए, हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का क्या? हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ली, उसके बाद हमने उसको सस्टेन नहीं किया, हमने उसको दिया। हम उससे पाकिस्तान के साथ कोई डील कर सकते थे, जैसा कि इजराइल ने किया। इजराइल ने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और इजराइल ने जब भी जंग लड़ी और जिस भी इलाके को कैप्चर किया, उस इलाके को कैप्चर करने के बाद उसने अपने पड़ोसी देश के साथ डील की कि तुम्हें अगर ये जमीन चाहिए तो तुम्हें शर्त देनी होगी कि तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कभी युद्ध के लिए भी नहीं होगा। और इस पर राजी हुए उसके पड़ोसी देश। संजीव जी, जल्दी से उसके बाद माथुर सर और खन्ना साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे, पिछले शोज में डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे 54 सोल्जर्स, ऑफिसर्स, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं और जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, उनको भी कहाँ है, किस स्थिति में है, उस संदर्भ में भी हमें प्रोएक्टिव होकर के अपना कार्य करना होगा। जो भी भविष्य में अगर भारत की सरकार की तरफ से जो भी इस तरीके के प्रयास करने होंगे ताकि उनको पता लगाया जा सके, और यदि वो जीवित हैं तो उनकी ससम्मान वापसी हो सके, वो अपने परिवारों को मिल सके। उनके परिवार बड़े कष्ट में रहते हैं, लगातार वो अपने प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को भी हमें फिर से अपने प्रयासों के माध्यम से एड्रेस करना होगा। और ऐसे लोगों को वापस लाना भी हमारी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और यदि वो जहाँ कहीं भी हैं, यदि वो जीवित हैं, तो उनकी वापसी होनी चाहिए। और इस संदर्भ में भी हमें अपने पूरे प्रयासों को करना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ और ये होना ही चाहिए। और कभी भी देखिए, मैं महाशक्तियां अपने राष्ट्र के लोगों को कभी नहीं बोलती, और भारत जैसा राष्ट्र तो जो अपने सोल्जर्स को के प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। जाहिर है कि उनके लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत है, अधिक से अधिक करने की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वहां पर जो आर्मी के जो वेटरन्स हैं, माथुर साहब बैठे हुए हैं, वहां पर सभी जितने भी एक्स सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बड़े पदों पर रहे हुए जो लोग हैं, उनको जिस सम्मान के साथ वहां के राजनीतिक दलों के द्वारा ट्रीट किया जाता है, पब्लिक रैलीज में उनको लगातार सम्मानित किया जाता है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उनके द्वारा योगदान को राजनीति से ऊपर हट करके उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अमेरिका ट्रीट करता है। और उसी तरीके का जो सम्मान है, हम भी सम्मान देते हैं। माथुर साहब यहाँ बैठे हुए, हम सभी उनके प्रति और सभी ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमारी सेवाएं की है, उनके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। लेकिन उनके लिए और अधिक कुछ करने की जरूरत है, और ज्यादा हम कितना कर सकते हैं उतना कम होगा, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है अपने राष्ट्र के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देना और सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए हमेशा तैयार रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। और ऐसे जो परिवार हैं जो कि अभी भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार को हमें खत्म करना होगा, और उसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को फिर से कहता हूं, और इसके लिए हमें संकल्पबद्ध होकर के, यदि वो जीवित हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जहां है सुरक्षित रहे, और यदि वो जीवित हैं तो उनको वापस आना ही लाना ही होगा। ठीक है, मैं माथुर सर के पास आ रहा हूं। जी, माथुर सर के पास आ रहा हूं। माथुर सर, जो बात संजीव जी ने थोड़ी देर पहले कही कि हमें सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, ये देखिए 1967 की बात है, जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इजराइल कितना इतना सा छोटा सा देश हुआ करता, उसने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया को हराया और सिनाई की खाड़ी पर कब्जा कर लिया, और गाजा पट्टी और पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया, एक छोटा सा मुल्क। और उसके बाद सिनाई की खाड़ी को, जॉर्डन को वापस किया, लेकिन कहा कि भाई
वापस तभी दूंगा जब तुम ये प्रॉमिस करोगे कि तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कभी युद्ध के लिए नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे डील्स किए। हमने क्या किया, हमने 26/11 का हमला हुआ तो हमने पाकिस्तान को उसके थोड़े दिन के बाद अनाज और पता नहीं क्या क्या रसद और हेल्प भेज दी। तो पाकिस्तान को लगता रहा ये तो मजबूर देश है, ये इनके बैकबोन है नहीं, ये स्पाइनलेस है। देखिए मैं विवेक, हमारी उदारता का गलत मतलब निकाला गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको विवेक एक बात बताने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या होता है, जब पाकिस्तान के ये एक बार परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो कुछ उनके रिलीजन के लोग जो भारतवर्ष में वो है, उनका एटम बम इतनी बड़ी ताकत नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, ये आप चेक कर सकते। तो उनका कहीं ना कहीं ये विचार था कि जो यहाँ पर हैं वो लोग, वो कहीं उनके साथ आएंगे। उनको इस जगह इतनी करारी मात मिली है कि उनको पता नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने प्रयास किया कि जब तक हमारे यहाँ इस प्रकार का वोटर है तब तक भारत की सरकारें उनके दबाव में रहेंगी। वो अब नहीं है, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। वो ना तो वो हमारे जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो किस प्रकार के रिएक्शन है, वो भारतीय हैं, वो भारत की ताकत है। ये बात हमें समझने की, और ये मैसेज, ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स वाली बात जो आपने कही ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं कभी आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी इलाज शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की पर आर्थिक स्ट्राइक भारत ने की है। भारत की ट्रैवल कंपनियों ने बंद कर दी है तुर्की की बुकिंग। CAIT ने तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार कर दिया है। CAIT ने यात्राओं के बहिष्कार की अपील की है। CTI ने भी चीन तुर्की के बहिष्कार की अपील की है। तुर्की अजरबैजान के टूरिज्म पर इसका असर होगा। तुर्की ने की थी पाकिस्तान को समर्थन करने की बात। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भी दिए और यह भी ऐलान किया था कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इसलिए इंडिया डेली भी आपसे अपील करता है, अगर आप अपनी तरफ से भी ये चोट तुर्कियों को दे पाए तो जरूर दें। अगर आप तुर्की अजरबैजान की यात्रा कर रहे हैं तो इसके अलावा किसी दूसरे देश को चुने। ये भारत के दुश्मन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मदद की, और उस पाकिस्तान ने इन्हीं लोगों की मदद से भारत के ऊपर हथियार चलाया, भारतीयों के ऊपर हथियार ताना, हमारी कनपटी पर बंदूक लगाने की कोशिश की। तो आतंकी और उनके मददगारों, पनाहगारों और मित्र राष्ट्रों पर मिला जुलाकर कलेक्टिव स्ट्राइक होना चाहिए, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। CIT ने बड़ा कदम उठाया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www